अरशाद बेगम के शोहर रेलवे महकमे में मामूली मुलाजम थे, मगर 7 बरस कबल इंतकाल कर गए थे। अब हर महीने अरशाद बेगम को पेंशन आती थी। बहुत ज़्यादा तो नहीं, मगर इतनी ज़रूर थी कि राशन पानी आ जाए और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। वो अपने पैसे को लेकर बहुत सीधी थी, मगर बेवकूफ़ नहीं। पुरानी कापी में हर खर्च लिखती थी। दूध वाले को कितना दिया, गैस कब भरवाई, सब लिखा रहता था। मोहल्ले की औरतें कहती, अरे अरशाद, इस उम्र में इतना हिसाब कौन रखता है? तो अरशाद बेगम हंस कर कहती, जब आदमी अकेला हो जाता है ना बहन, तो हिसाब ही सहारा बन जाता है। उनका बेटा इमरान शादी के बाद शहर चला गया था, मगर फिर भी अरशाद बेगम इसका बुरा नहीं मानती थी। माँ थी, हर महीने पेंशन आते ही दिल में सोचती, चलो इस बार बेटे को 5,000 भेज दूँ। पता नहीं कैसे घर का खर्च चला रहा होगा। बस माँ का दिल था, बहाने खुद बना लेता था। एक दिन दोपहर में जब अरशाद बेगम कपड़े उतार रही थी, तो अचानक गेट खड़का। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने उनका बेटा इमरान खड़ा था और साथ में उसकी बीवी अरूबा। इन्हें देखते ही बेटे बहू ने पाँव छुए तो अरशाद बेगम का गला भर आया। इतने सालों बाद बेटे ने इस तरह पाँव छुए थे। इमरान अंदर दाखिल हुआ और कहा, अम्मी, अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बहुत गलती हुई हमसे। मैं बाहर की दुनिया में इतना उलझ गया था कि अपनी माँ को ही भूल गया। अरशाद बेगम ने कुछ ना कहा, ना तो ये कहा कि अचानक इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई, और ना ही कहा कि किराया कौन देगा, खर्च कैसा चलेगा। उन्होंने बस बावर्ची खाने में जाकर चाय चढ़ा दी। इस दिन घर में जैसे बरसों बाद आवाज़ लौटी थी। अरूबा ने भी शुरू में बहुत मीठा सलूक किया। अम्मी जान, अब आप कुछ मत किया करें, बस अब आराम करें, घर मैं देख लूँगी। पहले कुछ दिन सच में अच्छे गुजरे। बेटा सुबह सब्जी ले आता, डॉक्टर के पास ले जाता, गली में खड़े होकर पड़ोसियों से कहता, माँ बाप को अकेले में बुढ़ापे में अकेला छोड़ना गुनाह है। मैंने देर से समझा, मगर अब अम्मी मेरी जिम्मेदारी है। ये सुनकर अरशाद बेगम का सीना फख्र से भर जाता। पड़ोसन हमीदा आपा भी आकर कहती, तेरा बेटा सुधर गया है अरशाद, अल्लाह सबको ऐसा बेटा दे। मगर असली कहानी वहीं से शुरू हुई। एक सुबह बैंक जाने की बात हुई। पेंशन आने की तारीख आ चुकी थी। अरशाद बेगम बोली, बेटा आज बैंक जाना पड़ेगा, पेंशन आ जाएगी तो दवाई लाऊंगी। इमरान फौरन बोला, अम्मी आप क्यों लाइन में लगेंगी, वहाँ धक्कम धक्का होती है। मैं हूं ना, पासबुक मुझे दे दो, मैं अंदराज करा लूँगा। अरशाद बेगम ने अलमारी से पासबुक निकाली, पल भर को हाथ रुका। इतने सालों से वो खुद बैंक जाती थी, बैंक वाले भी पहचानते थे, मगर सामने बेटा खड़ा था, चेहरे पर फिक्र, आवाज़ में अपनापन। उन्होंने पासबुक दे दी। एक दिन इमरान गया और लौट कर बोला, हाँ अम्मी, पेंशन आ गई है। बस बैंक में बहुत भीड़ थी, इसलिए थोड़ा कैश निकाल लिया। घर का राशन भी लेना है, आपका ब्लड प्रेशर मशीन भी ठीक करवाना है। अरशाद बेगम ने पूछा, कितना निकाला है बेटा? इमरान हंस पड़ा, अरे अम्मी, अब अपने ही घर में हिसाब, क्या मैं कोई बाहर वाला हूँ? ये बात अरशाद बेगम को हल्की सी चुभी, मगर उन्होंने खामोश रहना ही ठीक समझा। आहिस्ता आहिस्ता इमरान ने हर काम अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। बिजली का बिल वो खुद भरेगा, दवाई वो लाएगा, गैस वो बुक कराएगा। फिर एक दिन बोला, अम्मी आपका एटीएम कार्ड कहाँ है? पता नहीं बेटा, मैंने तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। बैंक वालों ने दिया था, अलमारी में पड़ा होगा। अरशाद बेगम ने कहा। तो इमरान ने बहुत प्यार से समझाया, अम्मी आजकल कैश रखना ठीक नहीं, और आप बूढ़ी हो गई हो, कोई भी ठग लेगा। पिन बता दो मुझे, मैं संभाल लूँगा, ज़रूरत पड़ी तो निकाल लूँगा। अरशाद बेगम ने धीरे से कहा, पिन तो मुझे भी ठीक से याद नहीं है बेटा। इमरान थोड़ा झंझलाया, मगर फौरन आवाज़ नरम करके बोला, अम्मी आप मुझ पर भरोसा नहीं करती क्या? बस यही जुमला माँ को हरा गया। भरोसा नहीं करती क्या? जिस बच्चे को गोद में खिलाया, जिसके बुखार में रात रात जागी, इसी से क्या कहती कि नहीं बेटा, भरोसा नहीं? उन्होंने पुरानी डायरी की वर्क से पिन नंबर ढूंढकर उसे दे दिया। इसके बाद घर का माहौल बदलने लगा। पहले वो पूछती थी, अम्मी जान क्या खाएगी? अब वो कहने लगी, अम्मी जान दाल बनी है, खानी है तो खा लेना, रोज़ अलग अलग थोड़ी बनेगी। पहले इमरान शाम को माँ के पास बैठता था, अब मोबाइल में लगा रहता। पेंशन की तारीख के आसपास थोड़ा ज़रूर बहुत शाइस्ता हो जाता। अम्मी दवाई ख़त्म तो नहीं हो गई? अम्मी घुटने में दर्द तो नहीं? अम्मी बैंक का मैसेज आया क्या? अरशाद बेगम के पास अपना फ़ोन पुराना बटन वाला था। बैंक के मैसेज इमरान के नंबर पर आने लगे थे। उसने कहा था,
अम्मी आपका फ़ोन तो कभी बंद रहता है, इसलिए मेरा नंबर अपडेट करा दिया, सहूलत रहेगी। 1 महीने तक अरशाद बेगम ने कुछ ना कहा। इन्हें लगा बेटा घर चला रहा है, खर्चा तो होगा ही। मगर दूसरे महीने जब वो दवाई लेने गई तो दवाई वाले ने अजीब सा चेहरा बनाया और बोला, अम्मा पिछली बार का भी 2000 बाकी है, मैं इस बार पूरी दवाई दूं या आधी? अरशाद बेगम ठटक गई। बाकी अरे इमरान ने तो कहा था पैसे दे दिए हैं। दुकान वाले ने धीरे से रजिस्टर घुमाया। नहीं अम्मा, उन्होंने बोला था बाद में दे देंगे, मैंने आप लोगों का पुराना ग्राहक समझकर दे दिया था। अरशाद बेगम के हाथ में पकड़ा कपड़े का पर्स अचानक बहुत हल्का लगने लगा। उन्होंने पर्स खोला, इसमें बस 400 रुपये थे। पेंशन आए अभी 5 दिन ही हुए थे। घर लौटकर उन्होंने इमरान से पूछा, बेटा दवाई वाले के पैसे क्यों हैं बाकी? तो इमरान ने बगैर नज़र उठाए, अरे अम्मी वो तो देना ही था, पहले घर का ज़रूरी काम कर दिया। कौन सा ज़रूरी काम? वो बिजली का बिल था, अरूबा की तबीयत ख़राब थी, इतने खर्चे हैं अम्मी, आपको क्या क्या बताऊँ? अरशाद बेगम ने धीरे से कहा, पर मेरी दवाई तो ज़रूरी है ना बेटा। इमरान ने इस बार गुस्से में कहा, तो क्या मैं आपकी दवाई खाने लगा हूँ? सब आपके लिए ही तो कर रहा हूँ ना, आपको लगता है कि मैं आपके पैसे उड़ा रहा हूँ? कमरे में यकदम खामोशी छा गई। तभी अरूबा वर्जी खाने से बोली, आजकल माँ बाप को भी बच्चों पे शक होने लगा है, खिदमत करो तो भी ताना। अरशाद बेगम ने इस दिन कोई जवाब ना दिया। वो अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और वो पुरानी कापी निकाली जिसमें वो खर्च लिखती थी। कई दिनों से इसमें कुछ लिखा नहीं था, क्योंकि खर्च अब इमरान बताता ही नहीं था। उन्होंने कलम उठाया और पहली बार खर्च नहीं फिक्र लिखा। 1 तारीख को पेंशन आई, 10 तारीख को दवाई के पैसे बाकी थे। ये सब लिखते लिखते उनकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उन्होंने वर्क नहीं फाड़ा। कापी बंद की, तकिए के नीचे रखी और खिड़की से बाहर देखने लगी। जिंदगी बाहर वैसे ही चल रही थी, मगर अरशाद बेगम के अंदर कुछ टूट गया था। इस रात इमरान ने खाना खाते हुए कहा, अम्मी अगले महीने पेंशन आते ही थोड़ा बड़ा काम करना पड़ेगा, घर आखिर आपका ही है, ठीक ठाक रखना पड़ेगा। अरशाद बेगम ने इसकी तरफ देखा और बोली, हाँ बेटा, घर तो मेरा ही है। इमरान समझा माँ मान गई है, मगर उसे ये पता नहीं था कि इसी रात से माँ ने चुप कर रहना शुरू चुप चुप करके देखना शुरू कर दिया था। और कभी कभी माँ की खामोशी बेटे की सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अगली सुबह अरशाद बेगम रोज़ की तरह जल्दी उठी, मगर इस बार इनकी चाल में वो पुराना ढीलापन नहीं था। उन्होंने चुपचाप चाय बनाई, तुलसी में पानी डाला और फिर अपने कमरे में जाकर वही पुरानी कॉपी खोली। सफ़े पर कल की लिखी सतर देखी तो दिल फिर भारी हो गया। माँ के लिए अपने ही बेटे पर शक लिखना आसान नहीं होता। दुनिया में बाकी सब धोखा दे दे, इंसान सह लेता है, मगर अपना बच्चा आंखों में देख कर झूठ बोले तो अंदर कोई आवाज़ ही बंद हो जाती है। इमरान इस दिन बहुत मामूली बना रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नाश्ता करते हुए बोला, अम्मी आज बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, मैं बाद में निकलूँगा तो पासबुक अपडेट करवा दूँगा। अरशाद बेगम ने पहली बार धीरे से पूछा, पासबुक तो तेरे पास ही है ना? तो इमरान ने कहा, हाँ अम्मी मेरे पास है, क्यों? बस यूँ ही, कभी कभी देख लिया करूँ तो अच्छा लगता है। इमरान ने हंसकर अरूबा की तरफ देखा, जैसे कोई बच्चा मजाक कर रहा हो। अम्मी पासबुक देखकर क्या करोगी? इसमें वही पेंशन आती है, वही खर्चा होता है। अब आपकी उम्र आराम करने की है, हिसाब किताब करने की नहीं। अरूबा ने फौरन बात जोड़ी, और फिर घर में बेटा बैठा है, बाहर वालों की तरह शक तो नहीं करना चाहिए। अरशाद बेगम ने सर झुका लिया। ये लोग हर बात को शक बना देते थे, हर सवाल को बेएतबारी और बेएतबारी के नीचे माँ का प्यार दबा देते थे। और इस दिन भी इमरान ने और एहतियात शुरू कर दी। जब भी अरशाद बेगम का फ़ोन आता वो आसपास आ जाता। अगर बेटी तानिया का फ़ोन होता तो स्पीकर पर बात करने की ज़िद करता। तानिया लाहौर में रहती थी, इसके शोहर की एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान थी, बहुत अमीर नहीं थी, मगर माँ की आवाज़ से दर्द पहचान लेती थी। एक दिन इसने पूछा, अम्मी तुम ठीक तो हो ना, आवाज़ भोजन लग रही है। तो अरशाद बेगम ने इधर उधर देखा। इमरान आंगन में मोटरसाइकिल साफ कर रहा था। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, हाँ बेटी, बस घुटनों में दर्द है, दवाई ले रही हो? तानिया ने पूछा। तो अरशाद बेगम के मुंह से निकल गया, दवाई तो आधी ही ली। इतना सुनते ही इमरान कमरे में आ गया। अम्मी फ़ोन दीजिए, मैं बात करता हूँ। अरशाद बेगम ने घबराकर फ़ोन आगे कर दिया। तभी इमरान ने हंसते हुए कहा, अरे बहन, अम्मा तो पुरानी आदत से परेशान रहती हैं, डॉक्टर ने दवाई बदली है,
اسی لیے بول رہی ہیں کہ عادلی ہے۔ آپ فکر نہ کرو، ہم ہیں نا۔ تانیہ نے چپ چاپ اس کی بات سنی، مگر اس سے یہ ہم ہیں نا بہت بناوٹی لگا۔ وہی عمران جو سالوں تک ماں کو دیکھنے نہیں آیا، اب ہر جواب میں ہم کیوں بول رہا تھا۔ ادھر گھر میں اروبا کا رویہ بھی دھیرے دھیرے کھلنے لگا تھا۔ پہلے وہ چائے ہاتھ میں دیتی تھی، اب ورچی کھانے سے ہی آواز لگاتی، امی جان چائے رکھی ہے، ٹھنڈی ہو جائے گی تو مت بولنا۔ کبھی کہتی آپ کے کمرے کا پنکھا دن بھر چلتا رہتا ہے، بل کون بھرے گا۔ کبھی تانا دیتی، دوائی پھل دودھ بڑھاپے میں خرچہ ہی خرچہ ہے۔ ارشاد بیگم یہ سب سن کر بھی چپ رہتی، پر اب وہ ہر بات لکھتی تھی۔ کس دن کس نے کیا کہا، کس دن عمران ATM لے گیا، کس دن دوائی ادھوری آئی، سب ٹھیک ٹھاک۔ انہیں قانون نہیں پتہ تھا، بینک کی کارروائی نہیں پتہ تھی، مگر اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ جو اپنے حق پر سوال اٹھائے اس کے سامنے کاغذ ہی گواہی دے گا۔ پنشن کی اگلی تاریخ آئی۔ صبح سے عمران کا چہرہ میٹھا تھا۔ امی آج آپ کے لیے سیب لاؤں گا، ڈاکٹر نے کہا نا کہ پھل کھائیں۔ تبھی ارشاد بیگم نے پوچھا، بیٹا میرا فون دکھا دینا ذرا، بینک کا میسج آیا ہوگا۔ عمران نے فوراً کہا، ارے امی میسج میرے فون پہ آتا ہے، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، کتنی پنشن آئی وہی جو آتی ہے، اور کتنی نکالی۔ اس بار عمران کی آنکھوں میں ہلکا سا غصہ آیا۔ امی صبح صبح حساب شروع مت کرو، میں کوئی چوری کر رہا ہوں کیا؟ ارشاد بیگم نے کچھ نہ کہا، مگر شام کو جب عمران باہر آیا تو انہوں نے اس کی قمیض کی جیب میں پڑی ATM کی رسید دیکھی۔ تبھی انہوں نے اپنی بہو اروبا کو فون پر اپنی بہن سے بات سنتے دیکھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاں اس بار تھوڑا پیسہ ہاتھ آیا ہے۔ تو عمران نے پرانے ادار نمٹا دیے، ورنہ بوڑھی کے پیسوں پر ایسے ہی دھول جمتی رہتی۔ یہ سن کر ارشاد بیگم کے ہاتھ سے اسٹیل کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اپنے ہی گھر میں ان کی اپنی پنشن اور وہ خود بوڑھی بن گئی تھی۔ اسی ہفتے پڑوسن حمیدہ آپا بھی کچھ نوٹ کیا۔ پہلے ارشاد بیگم روز شام مسجد جاتی تھی، پر اب نہیں جا رہی تھی۔ پہلے دودھ والے سے خود حساب کرتی تھی، اب عمران کرتا تھا۔ پہلے بینک سے لوٹتے ہوئے حمیدہ آپا کے گھر بیٹھتی تھی، اب بینک جانا بند ہو گیا تھا۔ حمیدہ آپا نے ایک شام گیٹ پر آواز لگائی، ارشاد چلو مسجد چلتے ہیں۔ تبھی بہو اروبا باہر آئی، امی جان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے حالہ، ڈاکٹر نے آرام کہا ہے۔ اندر کمرے میں بیٹھی ارشاد بیگم نے یہ سب سنا۔ ان کی طبیعت ٹھیک تھی، درد تھا مگر چل سکتی تھی۔ انہیں مسجد جانے سے کسی ڈاکٹر نے نہیں روکا تھا۔ رات میں حمیدہ آپا نے ارشاد بیگم کی بیٹی تانیہ کو فون کیا۔ نمبر انہیں پرانے زمانے سے معلوم تھا۔ انہوں نے سیدھے کہا، بیٹی تیری ماں ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، گھر میں کچھ گڑبڑ ہے، تو آ سکتی ہے تو آ جا۔ تانیہ نے اسی رات ماں کو فون کیا۔ اس بار فون عمران نے اٹھایا، بہن اماں سو گئی ہیں؟ ابھی تو 8:30 بجے ہیں بھائی۔ ہاں دوائی کھا کر سو گئی۔ تانیہ نے پرسکون آواز میں کہا، ٹھیک ہے میں کل بات کروں گی، مگر اس کے دل میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو جب عمران گھر پر نہیں تھا اور اروبا ورچی خانے میں تھی تو تانیہ اچانک آ گئی، ہاتھ میں چھوٹا بیگ، چہرے پر تھکان اور آنکھوں میں بے چینی۔ ارشاد بیگم نے اسے دیکھتے ہی پہلے تو مسکرانے کی کوشش کی، پھر وہ رو پڑی۔ انہوں نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی تو تانیہ نے بس ان کا ہاتھ پکڑا اور کچھ بولنے ہی والی تھی کہ تبھی پاؤں کی آواز سن کر چپ ہو گئی۔ اروبا ورچی خانے سے باہر آ چکی تھی، اس کی آواز سن کر منہ بنا لیا۔ ارے بہن بغیر بتائے ہی آ گئی؟ تو تانیہ نے کہا، ہاں بھابھی بس امی کو دیکھنے آئی ہوں۔ دیکھنے آئی ہو یا حساب لینے؟ بات وہیں سے بگڑ گئی۔ شام کو عمران آیا تو تانیہ کو دیکھ کر اس کا چہرہ اتر گیا، مگر اس نے فوراً ڈرامہ اوڑھ لیا، ارے بہن بتا دیتی تو میں لے آتا۔ تانیہ نے کوئی سوال جواب نہیں کیا، سیدھے پوچھا، امی کی پنشن کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ تو عمران نے ہنسنے کی کوشش کی، لو شروع ہو گئی، میں نے کہا تھا نا اروبا کہ بہن آئیں گی تو یہی پوچھیں گی، اماں کا خرچہ، گھر کا خرچہ، دوائی، راشن سب پیسوں سے ہی ہوتا ہے۔ تانیہ بولی، تو پاس بک دکھا دو۔ کیوں تم آڈٹ کرو گی؟ ہاں ضرورت پڑی تو کروں گی۔ عمران کی آواز بھاری ہو گئی، بہن اماں پہلے جیسی نہیں رہی، بھول جاتی ہے، کل ہی کہہ رہی تھی دوائی نہیں آئی، جبکہ میں نے دوائی لا کر دی تھی، آپ دور بیٹھ کر کیا جانے۔ یہ سن کر ارشاد بیگم نے پہلی بار سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر آواز صاف تھی، جھوٹ مت بولو بیٹا، دوائی عادل لایا تھا اور دوائی والے کے پیسے بھی باقی تھے۔ عمران کچھ پل کے لیے چپ ہو گیا، پھر بولا، امی آپ پھر بھول رہی ہیں۔ ارشاد بیگم دھیرے دھیرے اٹھی،
कमरे में गई और अलमारी में नीचे पुराने कंबलों के दरमियान से एक छोटी स्टील की डिबिया निकाली। इसमें कुछ पर्चियाँ, एटीएम की रसीद, दवाई वाले का छोटा असाब और वही पुरानी कॉपी रखी थी। उन्होंने कॉपी तानिया के हाथ में रखी। बेटी, मैं सब नहीं भूलती, सब लिखती हूँ। कमरे में जैसे हवा रुक गई, तानिया ने वर्क पलटने शुरू किए। तारीखें लिखी थी। इमरान का चेहरा सुर्ख पड़ गया। अम्मी, आप मेरी जासूसी कर रही थी? अरशाद बेगम ने पुरसुकून होकर कहा, नहीं बेटा, अपने पैसे का हिसाब रख रही थी। अरूबा बीच में ही बोली, ये सब बहन ने सिखाया होगा, बेटियां यही करती हैं, वो बस मेघे की ज़मीन और पैसा देखने आती हैं। ये सुनकर तानिया ने तेज़ आवाज़ में कहा, मुझे अम्मी का पैसा नहीं चाहिए भाई, मगर अम्मी की दवाई के पैसे कोई खा जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इमरान ने गुस्से में कहा, बहुत हो गया, ये हमारा घर है, हमारा मामला है। इस बार अरशाद बेगम ने इसकी आंखों में देखकर कहा, मेरा घर है और मामला भी मेरा ही है। ये सुनते ही इमरान को पहली बार लगा कि बात हाथ से निकल रही है। इसने फ़ौरन नरम पड़ने की कोशिश की। अम्मी, अब आप मेरे खिलाफ हो गई हैं। मैंने क्या नहीं किया आपके लिए? अरशाद बेगम ने कुछ न कहा, बस उन्होंने कापी बेटी को थमा दी। कल बैंक चलेंगे। रात बाहरी थी। इमरान और अरूबा अपने कमरे में धीमी आवाज़ में झड़कते रहे। कभी अरूबा कहती, मैंने पहले ही कहा था ना कि सब अपने नाम करा लो। कभी इमरान कहता, अम्मी को बहन ने भड़का दिया। अरशाद बेगम जाग रही थी। इन्हें डर लग रहा था, बहुत डर। मगर डर से ज़्यादा अजीब सा दुख था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने बरसों तक पैसे छुपा कर रखे, वही बेटा अब इनके जीते जी इन्हें बेबस साबित करना चाहता था। सुबह तानिया ने ऑटो बुलाया। अरशाद बेगम ने हल्की सी साड़ी पहनी, कपड़े का पर्स उठाया और कॉपी इसमें रख ली। इमरान दरवाजे पर खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो? तो तानिया बोली, बैंक। इमरान ने कहा, मैं भी चलता हूँ। अरशाद बेगम ने पहली बार साफ मना किया, नहीं, आज मैं अपनी बेटी के साथ जाऊंगी। इमरान के चेहरे पर चोट से ज़्यादा डर दिखाई दिया। उसे डर माँ के जाने का नहीं था, उसे डर था कि बैंक में क्या खुल जाएगा। बैंक में मैनेजर सलीम साहब अरशाद बेगम को पहचानते थे। उन्होंने इन्हें देखते ही कुर्सी दी। अम्मा, बहुत दिनों बाद आई, सब ठीक है ना? अरशाद बेगम ने पर्स से कॉपी निकाली, एटीएम की पर्चियाँ निकाली और बहुत धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, मेरा पैसा मेरे बगैर निकल रहा है, मुझे समझना है कि क्या क्या हुआ है। सलीम साहब का चेहरा संजीदा हो गया। उन्होंने सिस्टम में खाता देखा। पिछले कई महीनों में पेंशन आते ही एटीएम से पैसे निकलते थे, कुछ इसी दिन तो कुछ अगले दिन। मोबाइल नंबर इमरान का अपडेट था, एटीएम एक्टिव था, बैंक की तरफ से सब दुरुस्त दिख रहा था क्योंकि पिन इस्तेमाल होता था। तानिया ने पूछा, अब क्या हो सकता है? सलीम साहब ने कहा, सबसे पहले कार्ड ब्लॉक करना होगा, नया कार्ड अलग पिन के साथ आएगा। मोबाइल नंबर अम्मा के नाम से अपडेट होगा और अम्मा चाहे तो तहरीरी दरख्वास्त दे सकती हैं कि आगे कोई भी बैंकिंग सहूलत बगैर इनकी मौजूदगी के ना ली जाए। अरशाद बेगम चुपचाप सुनती रही, फिर बोली, मेरी पेंशन मेरे जीते जी मेरे काम आएगी, किसी की मेहरबानी बनकर नहीं। सलीम साहब ने सर हिलाया, बिल्कुल अम्मा, ये आपका हक है। इस पर तानिया ने माँ को देखा। इनकी आंखों में पानी था, मगर आज कांप नहीं रही थी। कागज़ भरे गए, पुराना कार्ड ब्लॉक हुआ, नया मोबाइल नंबर अपडेट हुआ। अरशाद बेगम ने दस्तखत किए। हर दस्तखत जैसे इनके अंदर की टूटी हुई चीज़ को थोड़ा थोड़ा जोड़ रहा था। बैंक से बाहर निकलते वक्त तानिया ने पूछा, अम्मी, पुलिस में शिकायत करेंगी? अरशाद बेगम बहुत देर तक खामोश रही, फिर बोली, अभी नहीं, पहले इसे ये समझने दे कि माँ बेबस नहीं होती, ज़रूरत पड़ी तो वो भी करेंगे, मगर इस बार फैसला मैं करूँगी। घर लौटते वक्त अरशाद बेगम ने अपना पर्स मजबूती से पकड़ा। इसमें पैसे बहुत कम थे, मगर पहली बार इन्हें लगा कि इनका हक फिर इनके हाथ में है। इन्हें पता था कि घर पहुंचते ही इमरान अपना सबसे असली चेहरा दिखाने वाला है, और जिस बेटे ने माँ की खामोशी को कमज़ोरी समझा था, वही अब माँ के जवाब से कांपने वाला था। घर के बाहर ऑटो रुका तो इमरान पहले से ही गेट पर खड़ा था, जैसे किसी ने इसे खबर दे दी हो कि अब उसके हाथ से कुछ निकल चुका है। चेहरे पर गुस्सा था, मगर आवाज़ में वही पुराना बनावटीपन। इसने आगे बढ़कर कहा, अम्मी, अब बता तो देती, मैं लेकर आता, इतनी धूप में जाने की क्या ज़रूरत थी? अरशाद बेगम ने इसकी तरफ देखा और बस इतना कहा, ज़रूरत थी इसलिए गई। इमरान की नज़र फ़ौरन इनके कपड़े के पर्स पर गई। बैंक में क्या काम था?
तानिया ने जवाब देना चाहा, मगर अरशाद बेगम ने हाथ से इसे रोक दिया। मेरा खाता था, मेरा काम था। इमरान हंसा। अम्मी, आप भी ना। बहन के आते ही आपका दिमाग बदल गया है। कल तक सब ठीक था, आज अचानक बैंक के खाता कार्ड ये सब क्या चल रहा है? अरशाद बेगम अंदर आ गई। आंगन में पड़ी कुर्सी पर बैठी। इनके घुटनों में दर्द था, मगर इस बार वो दर्द इन्हें झुका नहीं रहा था। तभी अरूबा बावर्ची खाने से बाहर आई और तेज़ आवाज़ में बोली, क्या हुआ? नया तमाशा करके आई है? तानिया ने गुस्से से कहा, भाभी तमीज़ से बात करो, अम्मी है जी। अरूबा ने ताली जैसी आवाज़ में हाथ झटक दिया। अम्मी है तो क्या खुदा है? इतने महीने से हम देख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, और बदले में क्या मिला? शक। इमरान ने धीरे से माँ के पास बैठने की कोशिश की। अम्मी देखो, मैं लड़ना नहीं जाता, बस एक बात साफ साफ बता दो, बैंक में क्या करवाया? अरशाद बेगम ने पुरस्कूनी से कहा, पुराना एटीएम बंद करवा दिया है। ये सुनते ही इमरान के चेहरे का रंग बदल गया। मगर क्यों अम्मी? क्योंकि वो मेरे पास नहीं था। तो मेरे पास था ना। यही तो मुश्किल थी कि वो तेरे पास था। आंगन में खामोशी छा गई। इमरान ने दांत खींच कर कहा, अम्मी मैंने कब आपका नुकसान किया? आपके लिए ही तो पैसे निकालता था, और फिर भी पेंशन 5 दिन में ख़त्म हो जाती थी। किसके लिए निकालता था बेटा? इमरान उठा और तेज़ कदमों से इधर उधर चलने लगा। अरे घर में खर्चा होता है कि नहीं? दीवार ठीक करवाई, राशन लिया, पेट्रोल डलवाया, पुराने उधार चुकाए। अरशाद बेगम ने बीच में ही पूछा, मेरे नाम से आए पैसे से तेरे पुराने उधार क्यों चुकेंगे? तभी बहू फौरन बोली, क्योंकि बेटा है वो आपका। आपका पैसा आखिर जाएगा किसके पास? पराया थोड़ी है। अरशाद बेगम ने पहली बार बहू की तरफ सीधे देखा। जब दवाई आधी आई थी तब भी बेटा था। जब तूने अपनी बहन से फ़ोन पर कहा था बूढ़ी के पैसों पर धूल जमती है, तब भी तो बहू थी। ये सुनकर अरूबा का मुंह खुले का खुला रह गया। उसे लगा ही नहीं था कि वो बात अरशाद बेगम ने सुन ली थी। इमरान ने बात मोड़ने की कोशिश की, अम्मी ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप तो दिल पर ही ले लेती हैं। तभी अरशाद बेगम ने कहा, हाँ बेटा, और शायद तभी तुमने गली में सबको बोल दिया कि मेरी माँ भूलने लगी है। इमरान ने फौरन कहा, सच में भूलती हूँ अम्मी। मैं भूलती हूँ इसीलिए हर तारीख लिखी है। मैं भूलती हूँ इसीलिए तेरी निकासी की पर्चियाँ संभाल रखी हैं। मैं भूलती हूँ इसीलिए दवाई वाले से पूछ कर हिसाब लिखा है। और मैं भूलती हूँ इसीलिए आज बैंक जाकर अपना पैसा अपने हाथ में वापस ले आई हूँ। इमरान के पास अब जवाब कम पड़ रहे थे, तो आवाज़ ऊंची होने लगी। तो अब क्या करोगी? पुलिस बुलाओगी? बेटे को चोर बनाओगी? अरशाद बेगम का चेहरा थक गया, मगर आवाज़ नहीं टूटी। चोर मैंने नहीं बनाया। जो काम तूने किया, नाम इसी का होगा। तभी अरूबा रोने का ड्रामा करते हुए बोली, देख लो इमरान, मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारी माँ को तुम्हारी कदर नहीं। हम लोग खिदमत करने आए और उन्होंने हमें चोर बना दिया। तभी पड़ोसन हमीदा आपा गेट पर आ गई। शायद आवाज़ें गली तक जा रही थी। उन्होंने अंदर झांक कर पूछा, सब ठीक तो है? तो इमरान ने झंझला कर कहा, खाला अब बीच में मत पड़िए। हमीदा आपा अंदर आ गई। जब तेरी माँ कई दिन से मस्जिद नहीं आई, तब मैं बीच में नहीं पड़ी। जब तू पेंशन वाली तारीख को एटीएम से लौटता था, तब मैं नहीं आई। मगर अब अगर तू इसे डराएगा तो मैं बीच में आऊँगी। इमरान की गर्दन झुकती झुकती बची। अब कमरे में माँ, बहू, बेटा और पड़ोसन की गवाही सब मौजूद थे। वो कहानी जो इमरान अब तक अपने हिसाब से घुमा रहा था, पहली बार इसके हाथ से फिसल गई थी। अरशाद बेगम ने धीरे से कहा, इमरान तूने पैसा लिया, दुख ये नहीं। मुझे मुझे दुख इस बात का है कि तूने मुझे कमज़ोर समझा। तूने सोचा माँ है, रो कर चुप हो जाएगी, फिर भी बेटे को बचाएगी। तूने मेरी ममता को ही मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। इमरान कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अम्मी गलती हुई, मगर आप भी समझे, मेरे ऊपर बहुत दबाव था, काम नहीं चल रहा था, उधार था, मैं किससे मांगता? अरशाद बेगम की आंखें भर आई। मुझसे मांगता? झूठ क्यों बोला? दवाई के पैसे क्यों रोके? मुझे पागल भूलने वाली क्यों बताया? बेटा जब माँ से मांगता है ना, माँ अपनी चूड़ी तक बेच देती है, मगर बेटा जब माँ से छीनता है तब माँ का आशीर्वाद भी पीछे हट जाता है। बहू अब खामोश थी। उसे समझ आ गया था कि आज उल्टा जवाब देने से बात और बिगड़ेगी। इमरान ने आखिरी कोशिश की, ठीक है अम्मी, कार्ड आपने बदलवा लिया, मगर
नया पिन तो मुझे बता दो, मैं आगे से हिसाब लिख कर दूंगी। अरशाद बेगम ने हल्की सी हंसी हंसी में दर्द था, मगर मजाक नहीं। नहीं बेटा, अब मेरा पिन, मेरी पासबुक, मेरा फ़ोन सब मेरे पास रहेगा। तो हम यहाँ क्यों रहेंगे? अरूबा ने गुस्से में कहा। अगर भरोसा ही नहीं तो फिर हम अलग हो जाते हैं। अरशाद बेगम ने कहा, दरवाज़ा खुला है, जा सकते हो। पैसे चाहिए तो काम करो। इमरान ने सोचा माँ उसे रोक लेगी, कहेगी नहीं बेटा मत जा, मगर अरशाद बेगम पुरस्कून बैठी रही। यही पुरस्कूनी इमरान को सबसे ज़्यादा खिली। इसी शाम घर का सामान बांधने का ड्रामा शुरू हो गया। अरूबा जानबूझकर बक्से पटक रही थी। इमरान ज़ोर ज़ोर से रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहा था। अम्मी को तानिया ने भड़का दिया, हमें घर से निकाल रही हैं। कुछ रिश्तेदारों ने सच में फ़ोन किया। किसी ने कहा अरशाद बेटा है, थोड़ा बहुत तो चलता है, तो किसी ने कहा बुढ़ापे में बेटे से बैर अच्छा नहीं। किसी ने ये कह दिया कि लोग क्या कहेंगे। अरशाद बेगम ने हर किसी से एक ही बात कही, लोग मेरी दवाई खरीद के देंगे क्या? लोग मेरी पेंशन वापस दिलवाएंगे क्या? लोग मेरी इज्जत बचाएंगे क्या? अगले 2 दिन में इमरान और अरूबा सच में चले गए। जाते जाते इमरान ने आखिरी तीर मारा, अम्मी याद रखना, जब ज़रूरत पड़ेगी ना तब यही बेटा काम आएगा। बेटी अपने घर की होती है। अरशाद बेगम ने गेट के पास खड़े होकर कहा, ज़रूरत पड़ेगी ना तो पहले अल्लाह, फिर कानून और फिर अपने हाथ काम आएंगे बेटा। इमरान ने कोई जवाब ना दिया। इसके पास अब माँ की पेंशन नहीं थी, इसलिए माँ की ज़रूरत भी धीरे धीरे ख़त्म होती दिखाई दे रही थी। यही सच सबसे कड़वा था। कुछ दिनों तक मोहल्ले में बातें हुई। किसी ने कहा बहू खराब थी, तो किसी ने कहा बेटा बेरोजगार था, मजबूरी में क्या किया। किसी ने कहा बेटे ने घर तोड़ दिया, मगर पड़ोसन हमीदा आपा ने सबको एक ही जवाब दिया कि घर वो जुड़ता है जहाँ प्यार बचा हो, जहाँ लालच बैठ जाए वहाँ बस ताला बदलना पड़ता है। बैंक मैनेजर सलीम साहब ने अरशाद बेगम को समझाकर छोटा सा मामूल बना दिया। पेंशन आते ही मैसेज इनके नए फ़ोन पे आता, दवाई वाले का पुराना बकाया चुकाया जाता गया, दूध वाले को भी हिसाब मिला, बिजली का बिल वक्त पे जमा हुआ। बहुत दिनों बाद आज अरशाद बेगम ने अपने लिए सेब खरीदे थे। पहले उन्हें लगता था कि अपने ऊपर खर्च करना खुदगर्जी है, मगर अब समझ आ गया था कि अपनी ज़रूरत बचाना भी इज्जत होती है। अरशाद बेगम को दुख था, क्योंकि बेटा खो देना कोई छोटी बात नहीं होती। इनकी जीत बस इतनी थी कि जिस माँ को सब कमज़ोर समझ रहे थे, इसने बगैर गाली बगैर तमाशे अपना हक वापस ले लिया था। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।